हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सामने हेस लॉ का। हेस लॉ की हेल्प से हम हमारी किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए वो कैलकुलेट कर सकती हैं। हेस लॉ हमारा +1 में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक आधा न्यूमेरिकल आपको एग्जाम के अंदर डेफिनेटली मिल जाता है। तो हम आज हेस लॉ के बारे में देखेंगे, हेस लॉ के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और साथ के साथ हेस लॉ को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सो दैट हम किसी भी सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकें। इस सब के बारे में आज हम नॉलेज गेन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेस लॉ के डेफिनेशन से या हेस लॉ के स्टेटमेंट से। तो हेस लॉ को समझने के लिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, सपोज करो मेरे पास कोई एक प्रोसेस था और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में मैं सिस्टम की ए स्टेट को डी स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो हमारे पास हमारी ए स्टेट है ये है हमारी इनिशियल स्टेट और जो हमारी डी स्टेट है ये है हमारी फाइनल स्टेट। तो मैंने ए को डी के अंदर कन्वर्ट करना है। जब मैं ए स्टेट को डी स्टेट के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो सपोज करो यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवोल्व होती है हमारे इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अब क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवोल्व हुई है हमारे पूरे प्रोसेस में, जिसमें मैंने ए स्टेट को डी स्टेट के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को मैं यहाँ पे दोबारा प्रोसीड करता हूँ। मैंने ए को डी में कन्वर्ट करना है, लेकिन अब मैं ए को डी में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं कुछ स्टेप्स को यूज करके ए को डी में कन्वर्ट कर रहा हूँ और हर स्टेप को करने के लिए मैंने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो होगी वो रिलीज की होगी। तो यहाँ पे प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम प्रोसेस के लिए मैंने सबसे पहले डायरेक्टली ए को डी में कन्वर्ट कर दिया, उसमें जो हमारी हीट इवॉल्व हुई वो है क्यू, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स को यूज करके ए को डी में कन्वर्ट कर दिया। नंबर ऑफ स्टेप्स जब मैंने यूज किए तब हमारी टोटल हीट कितनी इवॉल्व हुई, Q1 + Q2 + Q3 जो आ रही है Q डैश। अब हेस लॉ हमें क्या बोलता है? हेस लॉ हमें बोलता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेप को किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को चाहे हम सिंगल स्टेप में कंप्लीट करें चाहे नंबर ऑफ स्टेप्स में लेके कंप्लीट करें, हमारे सिस्टम में जो हीट एनर्जी होगी वो सेम अमाउंट की इवॉल्व होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिंगल स्टेप के अंदर अलग अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है, जब उसी पर्टिकुलर स्टेप को मैं नंबर ऑफ स्टेप्स में करता हूँ तो उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है। ऐसा नहीं होगा। आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस को प्रोसीड कर रहे हो, चाहे आप उसे सिंगल स्टेप में करो चाहे आप उसे मल्टीपल स्टेप्स में करो, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड मस्ट बी सेम इन द बोथ स्टेट्स। दोनों कंडीशंस में जो अमाउंट ऑफ हीट हमारी रिलीज हुई होगी, जो इवॉल्व हुई होगी, वो दोनों कंडीशंस में क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर जो हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट है। चाहे मैं डायरेक्ट पाथ यूज करूं चाहे मैं इनडायरेक्ट पाथ यूज करूं, किसी मर्जी पाथ को आप यूज कीजिए, जो आपके पास एनर्जी चेंज आएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस वो क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। पाथ आप कोई सा भी चूज करो, लेकिन आपके पास हीट एनर्जी का जो चेंज आएगा वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बिल्कुल सेम आएगा। अब इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली प्रूव करके भी बताता हूँ। सपोज करो, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को मैंने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया। एक तो मैंने डायरेक्टली ए को डी में चेंज कर दिया और एक मैं ए को डी में चेंज कर रहा हूँ नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करके। हेस लॉ के अकॉर्डिंग दोनों पाथ के अंदर जो हमारा नेट एनर्जी चेंज है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लेकिन एक बार मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि दोनों पाथ के अंदर हमारी जो हीट एनर्जी है वो सेम नहीं आ रही। अगर सेम नहीं आ रही तो क्या होगा,
या तो पहले वाले पाथ की जो एनर्जी होगी वो बाद वाले पाथ से ग्रेटर होगी, या पहले वाले पाथ की जो एनर्जी होगी वो बाद वाले पाथ से स्मॉलर होगी। तो अगर हमारे पास ये वाला केस नहीं हो पा रहा है, जैसे मैं मान रहा हूँ कि हेस लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो अगर हेस लॉ हमारा काम नहीं करेगा तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ सकती हैं। या तो हमारे डायरेक्ट प्रोसेस की हीट एनर्जी चेंज ज्यादा होगी, या हीट एनर्जी चेंज जो होगा वो कम होगा। अब ये दोनों केस ही हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा प्रोसेस है वो सेम है। दोनों के अंदर मैं ए को डी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब सेम प्रोसेस के लिए अगर मैं अलग अलग पाथ चूज करके लेता हूँ, तो अलग अलग पाथ के लिए हमारे पास एनर्जी चेंज अलग अलग नहीं आ सकता, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर हमारे दोनों पाथ के अंदर एनर्जी अलग अलग आएगी, चाहे ग्रेटर देन आए चाहे लेस देन आए, दोनों केसेस में हम एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। तो चाहे दोनों पाथ हमारे अलग अलग हैं, हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो हमारी हीट चेंज आएगी वो दोनों में अलग अलग कभी नहीं आएगी, हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम हमारे हेस लॉ को इजीली वैलिडेट कर सकते हैं। तो आपको हेस लॉ के बारे में एक छोटा सा आइडिया हो गया होगा। हमारे पास कहीं भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस को चाहे हम सिंगल स्टेप में करें चाहे मल्टीपल स्टेप में करें, हमारे पास जो हीट चेंज आएगा वो दोनों के अंदर क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा, हमेशा सेम आएगा। अब हेस लॉ को हम क्यों यूज करते हैं? हेस लॉ की हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेशन है। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो हेस लॉ को यूज करके मैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की एंथैल्पी फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। मतलब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को बनाने के लिए कितना हमारे सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी का चेंज आया होगा, कितना हमारे सिस्टम ने हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब या इवोल्व किया होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए हम हेस लॉ को यूज कर सकते हैं। तो हम हमारे हेस लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। उन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम ये देखेंगे कि हम हेस लॉ को अप्लाई करके किस तरह से एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए हेस लॉ को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल फॉर्म में हम हेस लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सपोज करो मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम बता दिया जाएगा, जिस सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोलूं, मुझे ऐसा बोल दिया गया क्वेश्चन में कि मुझे मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपने ये पता करना है कि आपको किस सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। अब जो भी सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालनी है, आपको उस सब्सटेंस के लिए एक इमेजिनरी रिएक्शन जो है वो एज्यूम कर लेनी है। जैसे मुझे CH4 के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो CH4 को मैं कैसे बना सकता हूँ? CH4 को बनाने के लिए मुझे एक कार्बन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। 4 हाइड्रोजन से मतलब है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं कार्बन के अंदर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जोड़ दूंगा तो मेरे पास मीथेन आ जाएगा। तो ये हमारे पास होती है हमारी एम रिएक्शन, जो आपको खुद की तरफ से एज्यूम करनी होती है। आपको जो भी प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, जिस प्रोडक्ट की आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट के लिए एक एम रिएक्शन को हमें एज्यूम कर लेना है। अब एम रिएक्शन हमने एज्यूम कर ली। अब जब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अंदर हमें काफी डाटा जो है वो गिवन होता है, मतलब काफी सारी रिएक्शंस हमें गिवन होती हैं। उन्हीं रिएक्शंस को यूज करके हमें कुछ इस तरह की रिएक्शन जो है वो बनानी है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो भी रिएक्शंस गिवन होती हैं, हम उन रिएक्शंस पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस हमारे कौन से हैं? जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन होगा, रिएक्शन गिवन होगी, उन रिएक्शंस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन जो है हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी हमें हमारा डाटा गिवन होता है, हमें उस रिएक्शंस पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस को लगा के
हमारे गिवन डाटा वाली रिएक्शन को एम रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। फिर जो भी हमारे पास हमारी पर्टिकुलर इक्वेशन आएगी, उस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके हम हमारे गिवन सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। मुझे मालूम है कि सुन के जो हमारा मेथड है वो थोड़ा अजीब सा लगता है, हम इसे प्रॉपर जब अप्लाई करेंगे तो ये आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो ये जो मैंने आपको हमारे न्यूमेरिकल करने का ओवरव्यू बताया, इस ओवरव्यू को यूज करते हुए मैं आपको कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स को समझाता हूँ। उन एग्जांपल्स को समझाने के बाद आप हेस लॉ को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना इजीली सीख जाओगे। तो वन बाय वन हम उन न्यूमेरिकल्स को अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन from the following data. First reaction is carbon plus oxygen changes to CO2 and enthalpy of the reaction is 393.5 kilojoule per mole. Second reaction is hydrogen plus half mole of oxygen changes to water. Standard enthalpy of reaction is minus 285.8 kilojoule per mole. Third reaction is CH4 plus 2 parts of oxygen changes to carbon dioxide and 2 moles of water. Standard enthalpy of formation is minus 890.3 kilojoule per mole. तो जैसा आपने क्वेश्चन में सुना, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है वो मीथेन के लिए कैलकुलेट करनी है। तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो हमें मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए हमें कुछ डाटा जो है वो गिवन है। अब ये डाटा हमने यूज करना है, हमें पर्टिकुलर रिएक्शंस दी गई हैं और उन रिएक्शंस के लिए हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बता दी गई है। हमें इस पूरे डाटा को यूज करके फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है मीथेन के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, हमारे पास जो भी सब्सटेंस है जिसकी हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, इस सब्सटेंस के लिए सबसे पहले हमें एक एम रिएक्शन जो है वो एज्यूम करनी होती है। तो एम रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ जाएगी, मुझे CH4 बनाना है। CH4 बनाने के लिए मुझे यहीं से कुछ ना कुछ एलिमेंट यूज करने पड़ेंगे। अब अगर मैं कार्बन के अंदर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास मीथेन जो है वो बन जाएगा। तो जब भी आपने एम रिएक्शन को डिसाइड करना है, एम रिएक्शन को डिसाइड करने के लिए आप सबसे पहले देखो कि प्रोडक्ट क्या बनाना है। उस प्रोडक्ट में हमारे कौन से आइटम्स या मॉलिक्यूल्स यूज होंगे वो आपको डाटा में से ही कलेक्ट करने होते हैं। तो CH4 बनाने के लिए मुझे कार्बन चाहिए होगा, हाइड्रोजन चाहिए होगा, हाइड्रोजन 4 चाहिए होंगे तो मैं 2 मोल्स ले लूंगा। ये मेरी एम रिएक्शन हो गई। अब जो ये रिएक्शंस मुझे यहाँ पे दी गई हैं, इन रिएक्शंस को यूज करके मैंने इन तीनों रिएक्शंस को यूज करके ये वाली इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है। तो अब देखो मैं कैसे फॉर्म कर सकता हूं। मुझे कार्बन चाहिए जो पहली रिएक्शन से मिल जाएगा। कार्बन के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहां पे तो एक ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो मुझे पहली इक्वेशन से कार्बन मिल जाएगा, दूसरी इक्वेशन से 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएंगे। हालांकि ये भी मिलेंगे लेकिन इनके बारे में बाद में आप देखेंगे। अब यहाँ से मुझे मिल गए हैं, मुझे यहाँ से कार्बन मिल गया, यहाँ से हाइड्रोजन मिल गया। CH4 जो है ना वो प्रोडक्ट की साइड आना चाहिए था, लेकिन हमारे डाटा के अकॉर्डिंग CH4 रिएक्टेंट में आ रहा है। तो जब भी हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाली साइड में ला रहा हो, आप उस इक्वेशन को हमेशा माइनस कर दिया करो, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शंस को अप्लाई करने के बाद ये ऑल ओवर हमारा प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो ये आप याद रखो, जो प्रोडक्ट आपको बनाना है, अगर डाटा के अंदर वो रिएक्टेंट में गिवन है तो आप उस इक्वेशन को हमेशा माइनस किया करोगे। तो ये हमारे पास हमारा अलजेब्रिक ऑपरेशन आ गया। अब इन अलजेब्रिक ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1, मैं अभी रिएक्टेंट लिख रहा हूँ। इक्वेशन 1 के रिएक्टेंट है कार्बन प्लस O2। फिर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास हो जाएगा 2H2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ O2 बचेगा। थर्ड इक्वेशन को क्या करना है, माइनस, यानी कि CH4 को माइनस करने और 2 ऑक्सीजन को माइनस करना है। रिएक्टेंट वाले मैंने सारे पार्ट्स यहाँ पे लिख दिए।
अब आ जाते हैं प्रोडक्ट वाले पार्ट पे। प्रोडक्ट में हमारे पास CO2, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना था तो 2H2O, थर्ड इक्वेशन को माइनस करना था तो -CO2 -2H2O। ये दोनों प्लस के थे, माइनस करूंगा तो प्लस माइनस 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 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हमारा अलजेब्रिक फंक्शन था जो हमने हेस लॉ से यूज करके यहाँ पे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये लिखने से पहले आप बता दिया करोगे कि ये अलजेब्रिक फंक्शन हम हेस लॉ की वजह से लगा रहे हैं, तो अप्लाइंग हेस लॉ। तो आप देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन से ये कैंसिल हो गया, CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, 2 वाटर से 2 वाटर कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, C + 2H2 - CH4 चेंजेस टू 0, क्योंकि उस साइड सब कुछ कैंसिल हो गया था। ये माइनस का CH4 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का CH4। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। क्या देखा आपने, जब आपने हेस लॉ करके जो अलजेब्रिक फंक्शन आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, उस अलजेब्रिक फंक्शन को कैलकुलेट करने से हमारी एम रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो गई। अगर इस अलजेब्रिक फंक्शन को लगाने से हमारी एम रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन हमारा सही है। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन जो हमने रिएक्शंस पे अप्लाई किया था, ये सेम अलजेब्रिक फंक्शंस हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस पे अप्लाई कर देना है। हमारे पास CH4 की फॉर्मेशन का आंसर आ जाएगा। तो CH4 की एंथैल्पी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, इक्वेशन 1 में क्या वैल्यू थी, -393.5, 2 इंटू इक्वेशन 2 में क्या वैल्यू थी, -285.8 माइनस इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास हमारी वैल्यूज आ गई। तो जो अलजेब्रिक फंक्शन हमने रिएक्शंस के लिए बनाया था, वो सेम अलजेब्रिक फंक्शंस हमें डेल्टा H की वैल्यूज पे अप्लाई कर देने। तो डेल्टा H की वैल्यूज पे मैंने ये फंक्शन अप्लाई किया, इसे सॉल्व कर लेती हैं। मेरे पास आ जाएगा -393.5 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हैं तो 571.6, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 890.3। तो जब आप इन सभी को सॉल्व करोगे तो हमारे पास हमारा नेट आंसर आ जाएगा -74.8 किलो जूल्स पर मोल। तो ये हमारे पास हमारे पहले न्यूमेरिकल का एग्जांपल हो जाएगा। Second question is calculate enthalpy change for the transmission of carbon graphite to carbon diamond given that enthalpies of combustion of graphite and diamond are 393.5 and 395.4 kilojoule per mole respectively. तो जैसे हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है जब हम ग्रेफाइट कार्बन एलोट्रॉप को डायमंड कार्बन एलोट्रॉप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा ग्रेफाइट कार्बन है, जब वो डायमंड कार्बन के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में जाएगा, तब उस टाइम पे क्या एंथैल्पी चेंज आया हमारे पास, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर देखो बेसिकली जो हमें डाटा गिवन है वो क्या गिवन है, हमें ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन्स की कंबशन बताई हुई है। हमने ग्रेफाइट वाले कार्बन की और डायमंड वाले कार्बन की कंबशन करने के बाद हमारे पास ये वाली एंथैल्पीज जो है वो आई हैं, जिन्हें हम एंथैल्पीज ऑफ कंबशन बोल रहे हैं। अब जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हमारे पास कार्बन की फॉर्म में होता है। कंबशन का मतलब है कि हमने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, तो हमारा जो ग्रेफाइट वाला कार्बन था वो CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली जो हमारा डायमंड वाला कार्बन है उसकी भी हमने कंबशन की हुई है, वो भी कंबशन करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अब पहले वाली जो हमारी केस है, पहले वाले में उसने एंथैल्पी चेंज हमें बताया हुआ है 393.5 किलो जूल पर मोल, और सेकंड वाले के अंदर उसने हमें एंथैल्पी चेंज बताया हुआ है 395.4 किलो जूल पर मोल। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ
कि हमारे पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो ये हमें एनर्जीज बताई होती हैं, ये एनर्जीज इवोल्ड एनर्जीज होती हैं, जो एनर्जीज रिलीज हुई थी। और अगर हमारा सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो उस केस में हमारा जो एंथैल्पी का साइन होता है वो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये जो एनर्जीज हैं ये रिलीज्ड एनर्जीज हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नेगेटिव साइन अपनी मर्जी से लगाना है। तो देखो, जो रिएक्शन मुझे एम करनी है वो ये रही, और जो मेरे पास डाटा गिवन है वो ये दो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2। अब मुझे देखो क्या करना है, ग्रेफाइट को रखना है रिएक्टेंट में, डायमंड को लेके जाना है प्रोडक्ट में। ग्रेफाइट मुझे एज इट इज चाहिए 1 मोल में, तो मैं जस्ट फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दूंगा। ये माइनस वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था ना, जो आपका एम रिएक्शन में प्रोडक्ट है, अगर वो डाटा रिएक्शंस में रिएक्टेंट में आ रहा है तो उसे प्रोडक्ट में ले जाने के लिए आप माइनस कर देते हैं। तो मैंने सिंपली दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया। अब कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 माइनस कार्बन डायमंड माइनस O2, ये दोनों प्लस के थे, माइनस की वजह से माइनस हो गए। रिएक्टेंट में आ जाएगा CO2 माइनस CO2, CO2 से CO2 कैंसिल, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, कार्बन ऑफ ग्रेफाइट माइनस कार्बन ऑफ डायमंड चेंजेस टू 0, तो मेरे पास आ गया कार्बन ऑफ ग्रेफाइट चेंजेस टू कार्बन ऑफ डायमंड। मतलब ये रिलेशन अप्लाई करने से हमारे पास ये वाला जो हमारा एम रिएक्शन था वो बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा बिल्कुल सही है। तो इसी रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो अप्लाइंग हेस लॉ हमने अप्लाई किया, इन दोनों टर्म्स को हम माइनस करेंगे। फर्स्ट टर्म की एंथैल्पी थी मेरे पास माइनस 393.5, सेकेंड टर्म की एंथैल्पी थी माइनस 395.4। हमने माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास एंथैल्पी चेंज आ जाएगा 1.9 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास हमारे सेकंड न्यूमेरिकल का एक आंसर आ गया। Third question is, the combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin and 1 atmospheric. After combustion, CO2 and water are produced and 3267 kilojoule of heat is liberated. Calculate enthalpy of formation of benzene. Given enthalpy of formation of carbon dioxide minus 393.5 kilojoule per mole and standard enthalpy of formation of water minus 285.8 kilojoule per mole. तो थर्ड न्यूमेरिकल था हमारे पास। थर्ड न्यूमेरिकल में हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है बेंजीन के लिए। मतलब बेंजीन हमारा सब्सटेंस है जिसके लिए हमें एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमने किया क्या, हमने 1 मोल ऑफ बेंजीन को बर्न किया 298 केल्विन पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और बेंजीन को बर्न करने पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस किया। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लिबरेट हुई है। कितनी एनर्जी? 3267 यानी कि 3267 किलो जूल ऑफ एनर्जी हमने लिबरेट करवा दी। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, यहाँ पे ये एनर्जी लिबरेट हुई है। लिबरेट होने से मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज हुई है, तो इस एनर्जी की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी है। इसी के साथ साथ हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इतना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो वाटर का इतना है। तो इस बार हमें डाटा तो बताया गया, लेकिन डाटा जो है वो थ्योरी की फॉर्म में बताया गया है, हमें इसे रिएक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं इसे रिएक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट। सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ कंबशन ऑफ बेंजीन की रिएक्शन। तो कंबशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, जिसके लिए हमारे पास एंथैल्पी चेंज आ रहा है -3267 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास हमारी कंबशन रिएक्शन है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे बेसिकली हमें 3 लगाना पड़ेगा। हमारे पास 15 ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो यूज हुए, तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 15/2 लगाना पड़ेगा। तो कंबशन ऑफ बेंजीन की जो हमारी रिएक्शन थी उसके हमारे पास ये वाला डाटा जो है वो बनेगा। फिर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ CO2 और फॉर्मेशन ऑफ वाटर की भी रिएक्शंस हैं। CO2 फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू CO2
जिसके लिए हमें एंथैल्पी चेंज बताया हुआ है -393.5 किलो जूल। और वाटर की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास रिएक्शन है H2 + ½ O2 चेंजेस टू वाटर, जिसके लिए एंथैल्पी चेंज हमें बताया हुआ है -285.8 किलो जूल पर मोल। तो बेसिकली ये सारा डाटा हमें गिवन है, ये हमने रिएक्शन जो है इन्हीं डाटा की हेल्प से बनाई है। हमें कौन सी रिएक्शन पे एम करना है, हमें बेंजीन बनानी है। तो बेंजीन बनाने के लिए हमें किस रिएक्शन पे एम करना पड़ेगा, वी एम एट कार्बन + हाइड्रोजन चेंजेस टू बेंजीन। अब यहाँ पे मुझे 6 कार्बन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो बेसिकली ये रिएक्शन है जो हमने बनानी है इस डाटा की हेल्प से। अब देखो मुझे 6 कार्बन चाहिए, सेकेंड रिएक्शन में कार्बन है पर सिर्फ एक ही कार्बन है। 6 कार्बन बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन सेकेंड इज मल्टीप्लाइड बाय 6। उसके अलावा मुझे हाइड्रोजन चाहिए जो थर्ड रिएक्शन से मिलेंगे, लेकिन थर्ड रिएक्शन में तो एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मुझे 3 चाहिए। तो हमें थर्ड इक्वेशन को बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो हमारा प्रोडक्ट है वो डाटा में रिएक्शन में आ रहा है, तो ये वाली इक्वेशन हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो मैंने हेस लॉ को अप्लाई किया, हेस लॉ को अप्लाई करने से मेरे पास ये वाली अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। इसको अप्लाई करके देखते हैं और पता करते हैं कि जो हमारी एम रिएक्शन है वो हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें देखो बेसिकली हमारे पास 6 इंटू कार्बन्स यानी कि 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन, 3 है इक्वेशन थर्ड, तो 3 हाइड्रोजन, 3/2 ऑक्सीजन और 1 इक्वेशन है माइनस में यानी कि C6H6 माइनस में और 15/2 ऑक्सीजन भी माइनस में। ये मैंने आपको तीनों रिएक्शंस का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 6CO2। थर्ड इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और पहली इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो माइनस कार्बन डाइऑक्साइड माइनस वाटर। राइट हैंड साइड में सभी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड में देखो 6 ऑक्सीजन और 3/2 ऑक्सीजन, इनको जब आप जोड़ोगे ये जोड़ के बनाएंगी 15/2 ऑक्सीजन्स, जो हमारी -15/2 से कैंसिल हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा देखो, 6 कार्बन्स, 3 हाइड्रोजन्स, -C6H6 चेंजेस टू 0, यानी कि हमें हमारी एम वाली रिएक्शन जो है वो मिल जाएगी। अगर हमें हमारी एम वाली रिएक्शन मिल गई है, मतलब जो अलजेब्रिक इक्वेशन है वो हमारी बिल्कुल सही है, तो इस अलजेब्रिक इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे एंथैल्पी के डाटा पे और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैलकुलेट करेंगे। मुझे सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा 6 × -393.5। फिर मुझे थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है जिसके लिए है 285.8। और फिर मुझे पहली इक्वेशन को माइनस कर देना है जो है 3267 किलो जूल। तो ये अपने पास अपनी इक्वेशन आ जाएगी। इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फटाफट। 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास आ जाएगा -2361। सिमिलरली इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास आ जाएगा 857.4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3267। इस प्लस माइनस को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास एंथैल्पी चेंज आ जाएगा फॉर द बेंजीन। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा थर्ड न्यूमेरिकल था।